नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो जीवन के सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक ब्लूप्रिंट से शुरू होकर इस धरती पर मौजूद जीवों के विशाल इतिहास तक जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से चली आ रही है और सच कहा जाए तो लगातार आगे बढ़ भी रही है। आइए बायोलॉजी के इस अद्भुत सफर को मिलकर समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 4 मेन बातों पर फोकस करेंगे। पहला, वंशानुक्रम या हेरिडिटी की रूपरेखा। दूसरा, सेंट्रल डॉगमा प्रक्रिया। तीसरा, उत्परिवर्तन और उसके सिद्धांत। और आखिर में उत्क्रांति या एवोल्यूशन के ठोस प्रमाण। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भाग 1, वंशानुक्रम की रूपरेखा यानी हमारी लाइफ का मास्टर ब्लूप्रिंट। ये कॉन्सेप्ट जीवन की सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी प्रक्रिया को समझाता है। हेरिडिटी या वंशानुक्रम दरअसल वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए माता पिता के गुण उनकी आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इसे एक अल्टीमेट मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझा जा सकता है जो बस ये मेक श्योर करता है कि सारी विशेषताएं बिल्कुल सुरक्षित ढंग से अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएं। खैर, जहां एक तरफ हेरिडिटी चीजों को बिल्कुल जैसा का तैसा बनाए रखने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ उत्क्रांति यानी एवोल्यूशन बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है। उत्क्रांति का मतलब है जीवों में होने वाला एक लंबा, क्रमिक और बहुत ही धीमा बदलाव। या यूं कहें कि हेरिडिटी अगर स्थिरता लाती है तो उत्क्रांति धीरे धीरे नए रूप और आकार घड़ती है। भाग 2, सेंट्रल डॉगमा प्रक्रिया। इसे सेल के अंदर की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। ये सेंट्रल डॉगमा आखिर है क्या? दरअसल ये वो मूल प्रक्रिया है जो ये बताती है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से निकलकर आरएनए तक कैसे फ्लो करती है और फिर अंत में उन प्रोटीन्स का निर्माण कैसे करती है जिनसे ये पूरा शरीर बनता है। बड़ी हैरानी की बात है ना कि डीएनए में छिपी हुई एक कोड जैसी जानकारी किस तरह एक्चुअल फिजिकल आकार लेने लगती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रक्रिया किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री की तरह 3 मेन चरणों में काम करती है। सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन, जहां डीएनए की जानकारी को मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन, जहां इस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रोटीन्स बनते हैं। और तीसरा और आखिरी कदम है ट्रांसलोकेशन, जिसमें प्रोटीन बनने के दौरान ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए राइबोसोम के अंदर आगे पीछे घूमता है। और अगर इस फैक्ट्री के सबसे माइक्रो लेवल पर जाएं तो पता चलता है कि एक अकेले एमिनो एसिड के लिए जो निर्देश होते हैं उन्हें ट्रिपलेट कोडिंग तय करता है। ये एमआरएनए पर मौजूद ठीक 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक बड़ा ही स्पेसिफिक सेट होता है। सिर्फ 3 बेसिस का ये एक छोटा सा सेट ही तय कर देता है कि आगे आखिर कौन सा प्रोटीन बनने वाला है। भाग 3, उत्परिवर्तन और सिद्धांत यानी विकास और बदलाव के नियम। अब जब सेल के अंदर की इस फैक्ट्री में सब कुछ इतना सटीक चल रहा होता है, तब अचानक से कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? बस म्यूटेशन ठीक वही अचानक होने वाली गलती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स या डीएनए के स्ट्रक्चर में अचानक से होने वाले इस अप्रत्याशित बदलाव को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हेरिडिटी का डायरेक्ट सामना उत्क्रांति से होता है। यहां पर एक बड़ा ही कमाल का सवाल उठता है, आखिर ये छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की गलतियां लाखों सालों के समय में धरती पर इतने विशाल पैमाने पर कैसा असर डालती हैं? एक अचानक से हुए छोटे से जेनेटिक बदलाव की वजह से पूरी की पूरी नई प्रजातियां आखिर कैसे बन जाती हैं? इसका सबसे लॉजिकल जवाब उत्क्रांति के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन में छिपा है। यह सिद्धांत हमें एक ऐसी सॉलिड रूपरेखा देता है जिससे यह समझा जा सके कि समय के साथ जीव आखिर बदलते कैसे हैं और उन्हीं शुरुआती छोटे छोटे जेनेटिक बदलावों से बिल्कुल नए तरह के जीव कैसे विकसित हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस बदलाव को समझाने के लिए पहले अलग अलग विचार सामने आए थे। जैसे लमार्किज्म का मानना था कि एक जीव अपनी पूरी जिंदगी में जो भी गुण हासिल करता है वही अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले डार्विन की थ्योरी ने यह साफ तौर पर स्थापित किया कि नेचर या प्रकृति उन्हीं जीवों को चुनती है जिनके पास एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे फायदेमंद विशेषताएं होती हैं, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आज का मॉडर्न विज्ञान नियो डार्विनिज्म को मानता है। ये आधुनिक सिद्धांत डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को उन अचानक होने वाले जेनेटिक वेरिएशंस के साथ एक बेहद ही खूबसूरत ढंग से जोड़ देता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उत्क्रांति दरअसल इन्हीं दोनों फैक्टर्स का एक कलेक्टिव नतीजा है। भाग 4, उत्क्रांति के प्रमाण।
यहाँ इस पूरे विकास के इतिहास के सबूत देखे जा सकते हैं। देखिए, किसी भी साइंटिफिक सिद्धांत को ठोस प्रमाण की जरूरत तो होती ही है। वैज्ञानिकों के पास इस विकास के लंबे सफर को ट्रेस करने के लिए 6 मुख्य श्रेणियों में प्रमाण मौजूद हैं। इनमें बाहरी रूप रंग को देखने से लेकर अत्यंत प्राचीन जीवाश्मों की जांच तक शामिल हैं। इन्हीं प्रमाणों से अतीत के राज खुलते हैं। अगर इन प्रमाणों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि रूपात्मक और शारीरिक प्रमाण बाहरी और आंतरिक संरचनाओं में होने वाली समानताओं को दर्शाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन अंगों का सबूत हैं जो शायद पहले काम आते थे पर अब अपना मूल काम खो चुके हैं। और फिर आती हैं जोड़ने वाली कड़ियां, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग ग्रुप्स के फीचर्स दिखाई देते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रायोलॉजी विकास के बिल्कुल शुरुआती चरणों ने ऐसी अद्भुत समानताएं खोज निकालता है जो हैरान कर देती हैं। और अंत में जीवाश्म विज्ञान, जो सदियों पुराने फॉसिल्स की स्टडी करके इस पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक ठोस रूप में हमारे सामने रख देता है। खैर, जैसे जैसे ये चर्चा अपने अंत की ओर बढ़ती है, एक बड़ा ही रोचक विचार मन में आता है। हम जानते हैं कि सेल के अंदर की वो सेंट्रल डॉगमा वाली फैक्ट्री अभी भी लगातार चल रही है और म्यूटेशंस का खेल भी जारी है। अगर आज का हर एक जीव उन्हीं माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक स्टेप्स का नतीजा है, तो क्या पता अगले लाखों सालों में इस धरती पर किस तरह के अनोखी और अजीबो-गरीब प्रजातियां उभर कर सामने आएंगी। सच में ये नेचर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट इस वक्त न जाने कौन सी नई कहानी लिख रहा है।